साथियों नमस्कार। साथियों, अभी तक आपको खबर मिल गई होगी किस तरह से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल पर कैंसिल हो रही हैं, किस तरह से हजारों यात्री फंसे हुए हैं, परेशान हैं, एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं, कोई क्लियर कट आंसर उनको नहीं मिल रहा, और किस तरह से इस वक्त देश में हेडलाइन बन गई है कि भारत का एविएशन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। भारत की सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, भारत की सरकार कोई सुध नहीं ले रही है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी कवर किया जा रहा है कि देखिए इंडिगो ठप पड़ गई, देखिए इंडिगो ठप पड़ गई। जबकि इस समय चर्चा क्या होनी चाहिए थी कि मोदी और पुतिन की मुलाकात का क्या निष्कर्ष निकल रहा है। दुनिया को एक नया उभरता हुआ विकल्प दिखना चाहिए था, लेकिन दिख क्या रहा है? इंडिगो की समस्या। इंडिगो की यह समस्या क्यों हुई है उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल। 2020 में ट्रंप भारत आए थे, तो उस वक्त अचानक से दिल्ली में दंगा हो जाता है, और इस बड़े स्तर पर दंगा किया जाता है कि ट्रंप की वो यात्रा धक जाती है। और उसी वक्त सीएए का प्रोटेस्ट भी चल रहा था, जिसको कवर किया जाता है, यानी कि सीएए की प्रोटेस्ट की खबरें छप रही हैं, दिल्ली के दंगे की खबरें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया इनको कवर कर रहा है, और ट्रंप की भारत में मुलाकात का क्या असर हुआ इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही। इस वक्त पुतिन आए हुए हैं, उस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिगो की फ्लाइट्स एकदम बल्क में कैंसिल हो रही हैं। तो क्या ये इत्तेफाक है कि जब भी कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है, बड़ी डील्स होती हैं, एक नया आयाम निकल के आ रहा होता है, उसको ढकने के लिए इस प्रकार के कांड कराए जाते हैं? या फिर ये एक संयोग है, इत्तेफाक है, बस इतना ही है? पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये इंडिगो की फ्लाइट्स इतनी कैंसिल क्यों हो रही हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सरकार कुछ नए नियम लेकर के आई थी कि भाई एविएशन सेक्टर में या विमान उड़ाने में जितने भी लोग सहयोग करते हैं, शामिल रहते हैं, उनको रिलैक्सेशन देते हुए कुछ बदलाव किए थे नियमों में, जिसको एफडीटीएल बोलते हैं, यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। 2019 से कई सारे पायलट्स इस बात की मांग कर रहे थे कि भाई हमारे अधिकारों की भी चर्चा की जानी चाहिए, हमसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जाता है, हम थक जाते हैं, उतना रेस्ट नहीं मिलता, क्रू स्टाफ का भी यही कहना था। इन सब चीज़ों को देखते हुए पिछले साल सरकार ने यह तय किया कि भाई इनके लिए भी हम कुछ करेंगे और नियमों में बदलाव लेकर के आएंगे और इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार नियमों को फिक्स करेंगे। 2024 में डिसीजन लिया गया था, लेकिन लागू किया गया 2025 में, वो भी 2 फेजेस में। पहला फेज मई में हुआ, दूसरा फेज नवंबर में हुआ, जो फाइनल फेज था। जब फाइनल फेज लागू हो गया तो उसमें कुछ बातें निकल के आई, वो ये कि जो क्रू मेंबर होता है, क्रू स्टाफ होता है, उसको वीकली 48 घंटे का रेस्ट देना ही पड़ेगा। ये रेस्ट पहले 36 घंटे का दिया जाता था एक हफ्ते में, तो भाई सही है, अब रेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। उसके साथ ही जो नाइट ड्यूटी की विंडो है उसे रात को 12 बजे से 6 बजे तक कर दिया है सुबह। पहले नाइट ड्यूटी मानी जाती थी रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक, अब नाइट ड्यूटी मानी जाएगी रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। साथ ही यह बोला गया है कि पहले एक हफ्ते में 6 बार पायलट नाइट में लैंडिंग करता था, एक हफ्ते में 6 बार उसको अलाउ था, नाइट में आप लैंडिंग करा सकते हो। अब बोला गया है केवल 2 बार कराओगे। ठीक है साहब। उसके साथ ही यह बोला गया है कि एक दिन में एक पायलट रात को केवल 8 घंटे तक मैक्सिमम उड़ा सकता है, और पूरे 24 घंटे में 10 घंटे तक उड़ा सकता है। तो इस तरह के जो नॉर्म्स आए हैं, इससे पायलट को आराम मिलेगा, क्रू को आराम मिलेगा, और जितने ज़्यादा आराम में ये लोग रहेंगे उतना ही ज़्यादा सेफ हमारी जर्नी होगी। अगर ये थके हुए रहेंगे, इनका माइंड एकदम डाइवर्टेड रहेगा, मान लो नींद आ गई, झपकी आ गई और टेंशन की वजह से गलत डिसीजन ले लिया, तो कई लोगों की जान फंस सकती है। तो ये तो सही हुआ। तो ये जो नियमों में बदलाव किया गया, ये नवंबर में हुआ था फाइनल फेज में बदलाव, लेकिन आप देख रहे हो कि समस्या एकदम से दिसंबर में पैदा हो गई। हालांकि नवंबर में भी इंडिगो की कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, लेकिन वो धीरे 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 हो रही थी। अचानक से बल्क में दिसंबर में आप देख रहे हैं। नवंबर में टोटल 1200 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं इनकी, जिसमें इस नियमों के कारण लगभग 755 फ्लाइट कैंसिल हुई है। ठीक है जी। लेकिन इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, इतनी फ्लाइट्स तो पिछले 2-3 दिन में कैंसिल हो गई। तो ये क्या इत्तेफाक है या कोई साजिश है? आगे देखिए। पहले मैं आपको इंडिगो के बारे में बताता हूं कि इंडिगो का ओवरऑल सीन क्या है। इंडिगो ने अपनी पहली उड़ान भरी थी 2006 में, जहां पर इसकी कंपनी में टोटल 3 लोग थे और एक जहाज था।
इंडिगो ज़्यादातर जो जहाज इस्तेमाल करता है, देखिए भाई, ये जो इंडिगो है ये तो कंपनी है जो आपको सर्विस प्रदान कर रही है उड़ाने की, लेकिन जिस जहाज में आप बैठते हो जहाज की जो बॉडी होती है वो बाहर से बन के आती है, या तो एयरबस फ्रांस से बन के आती है या बोइंग यूएसए से बन के आती है। तो ये जिन विमानों का इस्तेमाल करता है वो जनरली एयरबस होते हैं, जिनमें ज़्यादातर A320 सीरियल नंबर के इनके पास विमान हैं। तो इनके पास पहले एक विमान था, बताया जा रहा है 470 विमान है। इस वक्त हमारे देश में जितने भी विमान उड़ रहे हैं, जितना भी एयर ट्रैफिक है, उसका लगभग 64% इंडिगो फ्लाइट्स ही हैं। इंडिगो फ्लाइट जब नए नए आए थे तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, अभी भी देते हैं, कि हम वक्त से पहले पहुंचते हैं, हम वक्त से पहले पहुंचते हैं, हम सबसे आगे रहते हैं। इस तरह से ये इन्होंने अपना एक टैगलाइन बनाया था और लोगों में ये विश्वास जगाया कि भाई देखिए, आप अगर हमारे साथ चलोगे तो हम वक्त से पहले पहुंचा देंगे। वो बात अलग है कि कहीं पहुंचने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो ये आपको टिकट पे लिख के देते हैं कि 2.5 घंटे लगेंगे, और फिर 2 घंटे सवा 2 घंटे पहुंचा देते, कहते देखो हम 15 मिनट पहले आ गए, वक्त से पहले आ गए। वो एक अलग बात है। तो हमारे देश में लगभग 64 से 65% जो एयर ट्रैफिक है वो इंडिगो कैरी करती है। साथ ही इंडिगो इस वक्त लगभग 2700 फ्लाइट्स डेली उड़वा रही है। साथ ही हमारे देश में लगभग 94 डोमेस्टिक फ्लाइट्स और 43 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ये सर्विस देती है। तो इसका आप स्पेक्ट्रम समझ गए। अब आगे की कहानी देखिए। इंडिगो की अगर हम बात करें तो इंडिगो इस समय जिस तरह से यात्रियों को परेशान कर रही है, इंडिगो के पास कोई जवाब नहीं है। यात्री फंसे हुए हैं, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। इंडिगो खुद नहीं समझ पा रही कि हम कैसे इस चीज़ को टैकल करें। हुआ ये कि भाई जिस तरह से इंडिगो को ये नियमों का पालन करना था कि पायलट 6 रात की बजाय केवल 2 रात ही लैंड कर सकते हैं, पायलट 8 घंटे ही रात को उड़ा सकते हैं, 48 घंटे आराम देना ही पड़ेगा हफ्ते में, तो जाहिर सी बात है स्टाफ की कमी पड़ जाएगी। अब इंडिगो क्या करता था, कम स्टाफ से ज़्यादा काम कराता था, जिससे कि पैसा बचता था उसका। अब नियम ऐसे आ गए कि इस स्टाफ को आराम देना पड़ेगा। अब अगर आप उसको आराम देने बैठोगे तो स्टाफ की कमी पड़ जाएगी। जब स्टाफ की कमी पड़ जाएगी तो यही होगा कि फ्लाइट डिले होगी, कैंसिल होगी, नहीं उड़ा पाएगी। पायलट ही नहीं होगा तो उड़ाएगा कौन उसको। तो ये समस्या इंडिगो के साथ आ रही है। अब एक चीज़ और देखिए, इंडिगो अगर पिछले कुछ महीनों में, जब मई में, इसी साल के मई में जब इन नियमों का फर्स्ट पार्ट लागू किया गया था, उस वक्त से ही इंडिगो इस चीज़ पर ध्यान देती और 200 पायलट्स की भर्ती कर लेती और उसी के अनुपात में क्रू मेंबर्स की भर्ती कर लेती तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब गलती किसकी? पहले पार्ट में मई में जब आए तब आपने नहीं किया, अब जब नवंबर में आए तब भी आपने नहीं किया, तो गलती किसकी? अब अगर आप पर ये नियम नहीं लागू किए जाएं तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होता है, पायलट की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है। मतलब इंडिगो का पूरा सीन देखा जाए तो इसमें तो ये पता चल रहा है कि बस कम लोगों से ज़्यादा काम जैसे वो ले रहे हैं वैसे लेने दो, उनको कुछ कहो मत। तो गलती इंडिगो की है। 200 पायलट्स जिनको भर्ती करने से काम चल सकता था, क्यों नहीं भरे? ये सवाल उठता है। अब आगे देखिए, हालांकि डीजीसीए ने ये बोल दिया है कि हम थोड़े से आपके लिए जो नियम है अभी रिलैक्स कर रहे हैं जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। इंडिगो ने भी कहा है हम इस समस्या को फरवरी तक सॉल्व कर लेंगे, धीरे धीरे भर्ती कर लेंगे उतना। इंडिगो ने माफ़ी भी मांगी है। सरकार ने ये बोला है, आज सरकार ने ये बोला है कि जितने भी लोगों की टिकट्स बुक हो गई थी और आपने कैंसिल करी है, उन सभी की पैसा रिटर्न करिए 7 तारीख तक। सरकार ने ये बोला है। साथ ही सरकार ने ये भी बोला है कि जो यात्री फंस गए हैं उनको ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रेन हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन हैं, उनमें एक्स्ट्रा बोगी लगाई गई हैं जिससे कि यात्रियों को टिकट कंफर्म मिल सके और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें। ये तो भाई अभी तक की बात है। अब आप ये समझ गए कि एकदम ये जो क्योस हुआ क्यों हुआ, किसकी गलती होनी चाहिए थी, किसकी है, और यात्रियों का क्या सीन रहा। ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। यात्री तो इतने परेशान हैं कि कई वीडियोस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ देखने को मिलता है कि एक बाप बेचारा रो रहा है कि कैसे भी करके इसको पैड दे दिया जाए, इसकी बेटी ब्लीड कर रही है। एक और तस्वीर कहीं आ रही थी कि कोई आदमी खाने के लिए रो रहा था कि भाई कुछ खाना उपलब्ध उसे करा दिया जाए। एक और वीडियो ऐसा आया था जिस इंसान को बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि फ़्लाइट डिले है बस, फ़्लाइट डिले है बस। तो वो इस उम्मीद में था कि हाँ अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। ये करते करते उसने घंटों बिता दिए, बाद में पता चलता है फ़्लाइट कैंसिल हो गई। एक और वीडियो ऐसा आया था जहाँ पर कोई अपने पिता की अस्थि विसर्जन करने के लिए कहीं जा रहा था, कोई लेडी थी,
तो उसको किसी मुहूर्त में अस्थि विसर्जन करना था, वो मुहूर्त ही उसका पार हो गया। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इंडिगो के यात्री हैं, जब इंडिगो कैंसिल हो जाएगी तो कहीं और टिकट करेंगे, तो किसी और जगह टिकट कर रहे हैं तो वो टिकट्स बहुत महंगी हो रही हैं, 20,000, 30,000, 60,000। तो भाई कैसे आदमी कर पाएगा? तो इस समस्या पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, फिर मैं ये बताऊँगा कि ये आखिर साजिश तो नहीं है। फिर आप खुद बताना साजिश है या इत्तेफाक है। पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं। पहली बात तो ये कि हमारी सरकार ने अभी तक ये ध्यान क्यों नहीं दिया कि एविएशन सेक्टर में केवल एक ही कंपनी ऐसी है जो 64-65% तक कैप्चर किए हुए है। ये तो मोनोपोली टाइप की हो गई ना। कल को ये कंपनी डूबी या इसने कोई साजिश कर दी, ये एकदम स्ट्राइक कर दी, तो एविएशन सेक्टर ही ठप पड़ जाएगा। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए था। सरकार एक गलती और भी कर रही है। अभी आप इंटरनेट में या हमारे टेलीकॉलर्स में देखिए, जितने भी ये सेलुलर्स हम फ़ोन यूज़ करते हैं, इसमें भी ज़्यादातर जो मार्केट है वो जियो ने कैप्चर कर रखा है या एयरटेल ने कर रखा है। जियो का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एयरटेल का है, फिर आपका ये आइडिया और वोडाफोन का जो मर्जर हुआ है वो है। तो मान लो कल को जियो में कोई दिक्कत आ गई, जियो डूब गई, कोलैप्स कर गई, हड़ताल पर चले गए, या एकदम से उन्होंने रेट और ज़्यादा बढ़ा दिए, तो बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ये जियो का नेटवर्क कोलैप्स कर गया, जियो फाइबर जो डाली हुई है उसमें कोई दिक्कत आए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी दिक्कत आ सकती है। सरकार को इसके लिए भी पहले से तैयार हो जाना चाहिए। मतलब इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं किसी सेक्टर में कोई एक कंपनी इतनी ज़्यादा मोनोपोली ना कर ले कि उस कंपनी के डूबने या उसमें कोई दिक्कत आने की वजह से पूरा का पूरा सेक्टर ही ठप पड़ जाए। और आजकल हम सब लोग इंटरनेट पर कितनी ज़्यादा निर्भर करते हैं, हमारी ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट पर ही चलती हैं, और पूरे देश में ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट पर चल रही हैं। जहाँ पर जियो का कनेक्शन कई जगहों पर है, वो अगर किसी दिन बैठ गया तो कई चीज़ें ठप पड़ जाएंगी। इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हमें कहीं जल्दी पहुंचना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विमान ही एक ऑप्शन होता है कि साहब विमान की टिकट कर लो, उससे चलते हैं। क्यों अभी तक हम हाई स्पीड ट्रेन्स को नहीं चलवा पाए हैं? कहीं मान लीजिए गतिमान चल रही है, कहीं पर मान लीजिए वंदे भारत चल रही है, तो इनकी भी स्पीड 130, 125 के आसपास रहती है। ये कोई हाई स्पीड थोड़ी है। बोला जाता है कि 200 किलोमीटर पर आवर चलेगी साहब वंदे भारत, गतिमान 160 चलेगी साहब, कभी नहीं चलती। और चलती भी है तो उनके फिक्स रूट होते हैं, बस वहीं चलती है। भाई मुझे अगर मान लीजिए दिल्ली से चेन्नई जाना है और चलो मैं चाहता हूं कि 5-6 घंटे में पहुंच जाऊं, 7 घंटे में पहुंच जाऊं, तो कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। अगर मुझे वहां जल्द से जल्द पहुंचना है तो केवल विमान से ही जाना पड़ेगा। अगर ट्रेन में बैठ जाऊंगा तो मुझे कम से कम 30 घंटे लगेंगे। तो क्यों अभी तक हम विमान का एक सस्ता अल्टरनेट नहीं ला पाए हैं? ठीक है, विमान 2 घंटे में पहुंचा रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था ले आओ जो 6 घंटे 7 घंटे में पहुंचा दे, इतना तो कर दो। क्यों हम नहीं कर पाए हैं? इस पर विचार होना चाहिए। यूएसए आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, या चाइना दूसरे नंबर की है, तो क्यों है? क्योंकि इनके यहाँ यूएस में एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा हैं, एयरप्लेन सबसे ज़्यादा हैं, नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा हैं, एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा हैं, यूएस में बुलेट ट्रेन सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं वो सब के सब यूएस में ही ज़्यादा हैं। इसलिए यूएस इकोनॉमी में नंबर 1 है। हमारे यहाँ अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मान लो फ़र्ज़ कीजिए गन्ना पहुँचाना है ताकि किसी जगह पर उससे रस निकल सके और उससे फिर चीनी बन सके, तो गन्ना पहुँचते पहुँचते सूख जाता है। कैसे आप रस बनाओगे उससे? वहाँ पर 1 घंटे पहुँच जाता है। हमें मान लो कॉटन पहुँचानी है किसी दूसरे राज्य में, जिससे कि वहाँ जाकर के उससे कपड़ा बन सके, तो हमारी मालगाड़ी से, किसी भी माध्यम, ट्रक से, किसी भी चीज़ से वो कॉटन जाने में इतना टाइम ले लेती है, प्रोडक्शन कैसे होगा? हालांकि फ्राइट कॉरिडोर आए हैं। फ्राइट कॉरिडोर का मतलब डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक जिस पर मालगाड़ी तेज़ी से चलेगी और जल्द से जल्द माल पहुँचाएगी। पहले मालगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही 1-1 हफ्ता लगा लेती थी। ठीक है, फ्राइट कॉरिडोर ले आए हो, सारी चीज़ें ले आए हो, लेकिन आज भी हमारे पास वो स्पीड नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पर काम करना होगा। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज़्यादा हम बेच पाएंगे, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी हमारी विकसित हो पाएगी। तो ये एक कंसर्न है और ये एक सुझाव है। तो ये तो हो गई अच्छी बातें। अब आते हैं एक दूसरे एंगल पर। मैंने इन दोनों का फोटो क्यों लगाया हुआ है? पुतिन भारत आए हैं। पुतिन और मोदी की मुलाकात से जो जो चीज़ें निकल रही हैं उन पर दुनिया में ज़्यादा चर्चा ना हो।
दुनिया के अलग अलग देशों का ध्यान इन मुद्दों पर ना जाए, दुनिया के देशों को डेली ये हेडलाइंस ना मिले कि हाँ भारत और रशिया के साथ तो हम भी व्यापार कर सकते हैं, हाँ ये चीज़ हम वेस्ट से ले रहे हैं, इससे अच्छा तो हम रशिया से ले लें या भारत से ले लें। तो भारत और रशिया एक विकल्प बन सकते हैं, इस पर दुनिया में ज़्यादा चर्चा ना हो, इसलिए इस चर्चा को होने ही मत दो। उसको कैसे रोकें? कुछ ऐसा क्योस कर दो कि दूसरी चीज़ पर ध्यान चला जाए, इंडिगो जैसा कुछ कर दो। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एक के बाद एक किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाने कहाँ कहाँ हथियार और जाने क्या क्या मिल रहा था। पूरा एक चेन पकड़ी गई है कि साहब हाँ 32 कारों को ब्लास्ट करने की योजना थी। तो आपके यहाँ इतना ज़्यादा क्योस मचा देंगे ये लोग कि आप कुछ और चीज़, मेन चीज़ पर ध्यान दे ही नहीं पाओगे। ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों की फोटो क्यों लगाई है बताता हूं। देखिए अभी 5 दिन पहले सरकार ने ये स्वीकारा था, सरकार ने स्वीकार किया था कि हाँ हमारे कुछ एयरपोर्ट्स पर जीपीएस स्पूफिंग हुई है। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब है किसी ने गलत जीपीएस सिग्नल दे दिए हमारी फ्लाइट्स को। जब भी फ्लाइट उड़ती है तो उसे जीपीएस सिग्नल चाहिए होते हैं, पूरा टाइम, डायरेक्शन वायरेक्शन सब कुछ देखना होता है। तो जब फ्लाइट को मिल रहा होता है तो फ्लाइट को लगता है ये ऑथेंटिकेट जगह से आ रही हैं। स्पूफिंग का मतलब होता है कोई आदमी हैक करके ऑथेंटिकेट जगह से आने के बजाय कहीं और से दे देता है, जिससे फ्लाइट डाइवर्ट हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए। तो सरकार ने ये माना कि हमारे कुछ एयरपोर्ट्स पर इस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई है। ये बात अभी अभी सरकार ने मानी है। इत्तेफाक देखना ये भी की बात है 4-5 दिन पहले की, और उसी के बाद आप देख रहे हो इंडिगो में ये सब हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और देखो, इसी साल आपने देखा कई फ्लाइट्स में बहुत दिक्कतें आई। एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश करी थी अहमदाबाद में। उसके बाद आप देख रहे हो एयर इंडिया की कई सारी फ्लाइट्स में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद वो कैंसिल हुई। उसके बाद इंडिगो की भी कुछ फ्लाइट्स में दिक्कतें आई। एक फ्लाइट में बैठना के एक डर जैसा लगने लगा था कि फ्लाइट में बैठे भी कि ना बैठे। और ये इसी साल इतना ज़्यादा क्यों होने लग गया था? फ्लाइट तो हर साल उड़ रही है और ज़्यादातर देखा जा रहा था बोइंग के प्लेन्स में ऐसा हो रहा था। तो ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, तो जीपीएस स्पूफिंग हुई है, सरकार ने माना है। उसी वक्त ये सब इंडिगो में चीज़ें हुई। इसके साथ ही आप एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद मई में हमारे देश के कुछ एयरपोर्ट्स ने यह बोला कि हम सेल्बी नाम की कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहते, और उन्होंने इसका विरोध किया। सरकार ने कहा ठीक है, जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उसने कहा ठीक है आप सेल्बी को हटा दीजिए। सेल्बी फिर हाई कोर्ट में भी गई, हाई कोर्ट ने बोला नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, एयरपोर्ट वाले नहीं चाहते कि आप वहाँ काम करें तो आप नहीं कर सकते। सेल्बी कंपनी क्या है? सेल्बी कंपनी एक टर्किश कंपनी है, टर्की की कंपनी है जो सेवाएं देती है एयरपोर्ट पर। तो हमारे एयरपोर्ट्स वाले टर्की का विरोध कर रहे थे, क्योंकि टर्की ऑपरेशन सिंदूर जब हम चला रहे थे तो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तो टर्की का विरोध हुआ था। उसी विरोध के चलते सेल्बी कंपनी का भी एक तरीके से बॉयकॉट किया जा रहा था दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर। ठीक है, ये खबर है उसी वक्त की, मई के आसपास की। उसी के आसपास मई जून के आसपास 6 जून को देखा गया था कि जब हमारे डीजीसीए ने अचानक से एयरपोर्ट पर चेकिंग करी, सरप्राइज चेक किया, विजिट किया, तो पाया कि 4 टर्किश एयरलाइंस ऐसी थीं जिसमें एक्सप्लोजिव था, विस्फोटक था, जो कि अलाउ नहीं था ले जाना। कौन सी एयरलाइंस? टर्किश एयरलाइंस। जून की बात है। याद कीजिए उसी वक्त मई में, जो ये मैं आज नियम बता रहा हूं, जिन नियमों की वजह से ये इंडिगो की समस्या आई है, इन नियमों का फेज 1 मई में लागू हुआ है। और जब लागू किया जा रहा था तभी डीजीसीए ने बोला था इंडिगो को कि तुम्हारा टर्किश एयरलाइंस के साथ जो पार्टनरशिप है इसे छोड़ दो। इंडिगो ने कहा ठीक है छोड़ देंगे, थोड़ा टाइम दो। सरकार ने कहा ठीक है टाइम दे रहे हैं, अगस्त तक का, छोड़ दो उससे, टर्किश एयरलाइंस के साथ ज्यादा संबंध मत रखो। उसने अगस्त तक का टाइम मांगा, फिर अगस्त में भी उसने संबंध नहीं तोड़ा। सरकार ने कहा ठीक है थोड़ा टाइम और दे रहे हैं, अब और कितना दिया वो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी संबंध नहीं छोड़ा है उसने। अभी भी इंडिगो टर्किश एयरलाइंस के साथ मिलकर के काम कर रही है। अब आप जानिए टर्किश एयरलाइंस कब से दिक्कत दे रही है? मई से दिक्कत दे रही है। पहले सेल्वी को हटाया हमने, उसके बाद 4 प्लेन्स में वो पाया गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये इंडिगो के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की हुई है वो छोड़ ही नहीं रही है उसको।
और अब जब ये 200 भर्ती करके पायलट ये काम चला सकते थे और उन्होंने नहीं किए, तो किसके कहने पर नहीं किए? ये एक चीज और सोचिए आप, ये जो नियम लागू हुए हैं, नियमों को सेकंड फेज लागू हुआ है, ये तो नवंबर की स्टार्टिंग में हो गया था। पूरा नवंबर दिक्कत आई, थोड़ी 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 आई, कभी इतना क्योस नहीं मचा। ये क्योस एकदम से तभी क्यों मचा जब पुतिन आने थे? आप खुद सोचिए ना, ये क्योस तो जब एकदम से लागू हुए तभी मच जाना चाहिए था। जो समस्या अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ रही है, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आनी चाहिए थी। तो जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, खबर पेश कर रहे हैं, वो ये क्यों नहीं बता रहे कि नवंबर में इस तरह से क्योस क्यों नहीं मचा जो दिसंबर में मच गया? इस पर सवाल होना चाहिए। और देखिए ये दिसंबर 6 की खबर है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये देखो, इंडिगो आस्क्ड टू एंड पार्टनरशिप विद टर्किश एयरलाइंस विद इन 3 months। इंडिगो से कहा गया है कि टर्किश एयरलाइंस के साथ जो पार्टनरशिप है इसे खत्म कर दो 3 महीने के अंदर अंदर। कब कहा गया है? देख लीजिए, 30 मई 2025 को कहा गया है। खबर तब की है। ये किसने कहा है? डीजीसीए ने कहा है। अब और क्या करें? और देखिए, अच्छा, इसने टाइम मांगा था अगस्त तक का, लेकिन इसने फिर भी काम खत्म नहीं किया। टर्किश एयरलाइंस के साथ इसका किस तरह का पार्टनरशिप है? एक तो पार्टनरशिप है कोड शेयरिंग का। कोड शेयरिंग, CODESHARING। कोड शेयर का क्या मतलब होता है? कोड शेयर का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने किसी टर्किश एयरलाइंस में टिकट बुक करी कि साहब दिल्ली से चेन्नई, ठीक है, और उसकी टिकट हो भी गई, प्लेन नंबर ये और टर्किश एयरलाइंस की हो गई, टिकट पे लिखा है टर्किश एयरलाइंस। जब वो एयरपोर्ट पे गया तो वहाँ टर्किश एयरलाइंस का तो कोई प्लेन ही नहीं दिखाई दे रहा, प्लेन दिखाई दे रहा है इंडिगो का। फिर स्टाफ ने बताया कि भाई ये टर्किश एयरलाइंस जो लिखा है इसको दिखा करके आप इंडिगो में बैठोगे और इसी से आप पहुंचोगे, इंडिगो के इस जहाज को ही आप टर्किश एयरलाइंस मानो। यानी इंडिगो टर्किश एयरलाइंस में एक ये हो रखा है करार कि कभी उसकी सवारी बिठानी हो तो इंडिगो में बिठा करके भेजी जा सकती है, अगर उसका विमान अवेलेबल नहीं है तो। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम बसों में ट्रैवल करते हैं ना, सरकारी बसों में, तो कई बार बस खराब हो जाती है तो दूसरी बस आ रही होती है तो सवारी उसी में बैठा देता है कि भाई मेरी सवारी ले जाना तुम, है ना, इस तरह से। तो ये एक व्यवस्था है, इसको कोड शेयर कहते हैं। सरकार ने कहा था कि इसको बंद कर दो टर्किश एयरलाइंस के साथ, नहीं किया। उसके अलावा भी इनकी लीज पर भी इन्होंने कई चीज़ें कर रखी है इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस ने। लीज पर जहाज ले लेते हैं, लीज पर और भी क्रू मेंबर्स को, लीज पर तमाम तरह की और चीज़ें होती हैं, मतलब किराए पर चीज़ें ली जाती हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए चल रहे हैं दोनों, टर्किश एयरलाइंस और इंडिगो, ऐसा देखा गया है और सरकार ने मना भी किया। आगे देखिए, ये तो स्पूफिंग है। अब आइए टर्किश एयरलाइंस पर। आप कहोगे टर्किश एयरलाइंस से क्या दिक्कत है? ठीक है, टर्की की कंपनी है, वो क्या है, उसका क्या मतलब है? किसमें सरकार थोड़ी कुछ कर रही है, टर्की की सरकार कर रही है। चलो टर्की की कोई XYZ कंपनी होती फिर भी सोच लिया जाता। टर्किश एयरलाइंस आपके सामने लिखा है। टर्किश एयरलाइंस के अगर आप शेयर देखोगे तो इसमें 49% शेयर हैं टर्कीज सॉवरेन वेल्थ फंड के, और टर्कीज सॉवरेन वेल्थ फंड का जो चेयरमैन है वो अर्दोगान है। जी हाँ, कौन है? ये है। यानी ये जो कहेगा टर्किश एयरलाइंस वो मानेगी। अब आप समझ जाइए, और टर्किश एयरलाइंस में बता दूं, चाइना का भी शेयर है। चाइना, टर्की, पाकिस्तान अगर ये चाह लें कि भारत में एयरलाइंस में कोई दिक्कत देनी है तो दिया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रत्यक्ष तौर पे आके दिया जा सकता है। ठीक है, जब इंडिगो ने इनसे मांगा होगा कि हमें कुछ विमान दे दो एक्स्ट्रा, कुछ स्टाफ दे दो एक्स्ट्रा, नहीं दे रहे, एंड टाइम पे मुकर गए। होने दो जो हो रहा है। उसी वक्त GPS स्पूफिंग हो रही है। तो ये इत्तेफाक नहीं होता जी। हम और आप आसानी से सांस ले रहे हैं अपने शहर में बैठ के, हम सोचे कि इत्तेफाक है, जरूरी थोड़ी है हर वक्त कोई हमला कर देगा हम पे। साहब बॉर्डर पर हमारी फौज बैठी हुई है, एक एक सैनिक मुस्तैद खड़ा हुआ है, तब जाके हम सांस ले पा रहे हैं, हमें उसकी कीमत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जब उसे हटा दोगे ना, पता चल जाएगा। हमारे अगर एक भी विमान ठीक से उड़ पा रहा है,
एक भी चीज़ ठीक से इस देश में हो पा रही है, रेल ठीक से चल पा रही है, बैंकिंग सिस्टम ठीक से चल पा रहा है, पानी का जहाज ठीक से जा पा रहा है, तो उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगी हुई है जो उसे सिक्योरिटी दे रहे हैं, पूरी गाइडेंस दे रहे हैं। एक भी चीज़ हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तैयार बैठे हुए हैं ये जितने भी शैतान लोग हैं। कुछ नहीं तो एक विमान ही गिरवा दो भाई, एक आतंकी आकर के गोली चला के 50 लोगों को मारेगा, इससे अच्छा एक विमान गिरा दो, ज़्यादा मर जाएंगे। तो ये लोग ये भी तो सोच सकते हैं ना। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में पकड़ा गया था डॉक्टर लोग, फिर वो अहमदाबाद में कुछ पकड़े गए थे, वो जहर ही तो बना रहे थे। कैसा जहर जिसको खाने में मिला दो तो हज़ारों लोग मर जाएं। अब ये नए तरीके देख रहे हैं। और एक चीज़ देखिए, 6 दिसंबर भी नज़दीक है। आज 6 दिसंबर है, वो दिन जिस दिन बाबरी का ढांचा गिराया गया था। इसी दिन उस कार को उड़ाने की जो साजिश रची गई थी, ऐसी खबर आई थी उस वक्त। तो चीज़ें सिंक्रोनाइज हुई हैं कहीं। तो मैं इन सब संभावनाओं पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% सही है, क्योंकि मेरे पास इसका सबूत नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने लिंक रख रहा हूं कि भाई आप देख लो, ऐसा हो सकता है। बाकी सरकार ने इस पर जांच बैठा दी है, इस पर जांच हो गया पूरी तरह से। तलब किया इनके अधिकारियों को, INDGO के अधिकारी सबसे बात होगी अब एक-एक करके। देखते हैं क्या निकलता है, देखते हैं। पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि जब आपसे कहा था मई में कि आप पार्टनरशिप खत्म करिए, आपने टाइम मांगा, फिर भी आपने खत्म नहीं करी, कारण क्या है? बाकी एयरलाइंस में तो चल रही हैं, आप ही को दिक्कत इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? और सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि जो मोनोपोली हो रही है ना, जो एक टक जो राज हो रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी का, वरना यही दिक्कत आती है। तो ये एक पूरा एनालिसिस था जो मैं आपके सामने रख रहा था। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया हूँगा कि हमेशा जो न्यूज़ में हम देखते हैं या जो चीज़ हमें दिखाई जाती है, सिर्फ उतनी ही चीज़ नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत आयाम होते हैं जिस पर हमें सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है वो आयाम सच हों, लेकिन संभावनाएं सच होंगे। जब घटना घट जाती है ना, फिर कड़ियाँ जोड़ते हैं, तब समझ में आता है अरे हाँ ये था जो बदमाशी दे रहा था। मैं आपसे दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से लगातार कह रहा हूं कि टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, याद रखिए इन 3 देशों को। अजरबैजान भी है, थोड़ा दूर पड़ता है, छोटा है, उसकी ज्यादा औकात नहीं है, पर टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बैकिंग बाय चाइना एंड समटाइम्स बाय USA, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो आप देश में बदमाशी होगी, 3 देश पाए जाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब आप समझ रहे हैं। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।